स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है डीके सर क्लासेस में। आज की इस वीडियो में क्लास 12 के बच्चों के लिए केमिस्ट्री का वायरल प्रश्न लेके आ चुके हैं। देख सकते हैं ना, केमिस्ट्री में जितने भी बहुविकल्पी मैं बता रहा हूं, एकदम चुनिंदा क्वेश्चन, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पेपर में आएगा ही आएगा बाबू। अच्छे से पढ़ के जाइएगा, जितने भी आईएमपी है। इसके बाद इधर चलिए, ये देख रहे हैं ना, थ्योरेटिकल जितने भी हैं एकदम मोस्ट, इसके बाद थ्योरेटिकल जितने भी हैं, इसके बाद न्यूमेरिकल देखिए, ये जितने भी न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन आप देख रहे हैं बाबू, एकदम पेपर में रिपीटेड क्वेश्चन है। जितने मतलब कि क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, न्यूमेरिकल है, डेरिवेशन है, थ्योरी है, जो भी है एकदम पेपर में बार बार रिपीट कर रहा है, एकदम आने का चांस है। तो आज की वीडियो बेहद ही खतरनाक और धुआंधार वाली होने वाली है। देख सकते हैं बाबू, जो भी बच्चे 7 मार्च को केमिस्ट्री का पेपर देने जाएंगे तो ये वायरल प्रश्न एकदम अच्छे से तैयार कर लेना, मेरे साथ जुड़ जाइए। एक एक क्वेश्चन को बारीकी से मैं पढ़ाऊंगा बाबू। वीडियो को लाइक कर देना है आप सभी को, और ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसका पूरा फुल डिटेल पीडीएफ वन शॉट पीडीएफ टेलीग्राम पे सेंड करेंगे। आज से डेली जितने भी क्लास आएगी ना, एकदम टेलीग्राम पे जाना। आपको टेलीग्राम में डीके सर क्लासेस पे ज्वाइन अगर नहीं किए हैं तो डीके सर क्लासेस को जल्द से जल्द मतलब कि ज्वाइन हो जाइए। आप लोग पछताएंगे अगर नहीं पीडीएफ लेकर तैयारी करेंगे तो एकदम डीके सर क्लासेस ज्वाइन हो जाइए। और वीडियो को बस शुरू से अंत तक देखना डियर स्टूडेंट। वीडियो को प्यारा सा लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करके एकदम धुआंधार बैटिंग के साथ तैयारी में लग जाइए मेरे साथ। चलिए देखिए, सबसे पहले नंबर, ये बहुविकल्पी को मैं बाद में बताता हूं, बहुविकल्पी को बाद में कराऊंगा। पहले थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को देख लिया जाए। यहां से देखिए प्यारे स्टूडेंट, सबसे पहला नंबर क्वेश्चन जो सिलेक्टेड किया गया है इसमें कि मानक इलेक्ट्रोड विभव किससे कहते हैं। पेपर में किस तरीके से प्रश्न पूछेगा। बहुत बच्चे तो घबरा जाएंगे कि सर केमिस्ट्री में प्रश्न कैसे पूछेगा और कैसे उसको रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले पूछेगा बाबू कि मानक इलेक्ट्रोड विभव किससे कहते हैं। यहाँ पर मानक लिखे हैं लेकिन मानक है, ठीक है ना। मानक इलेक्ट्रोड विभव किससे कहते हैं, परिभाषित कीजिए, ठीक है, और उसका उदाहरण भी दीजिए। इस तरीके से पेपर में पूछेगा, आपको इसको कैसे डिफाइन करना है। सबसे पहले इसका हेडिंग डाल लीजिए मानक इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है। लिखेंगे किसी धातु की छड़ को 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 मोलर धातु आयनन सांद्रता के विलयन में डुबोने पर धातु और विलयन के मध्य, उन दोनों के क्या मध्य मतलब बीच होता है, बीच जो विभवांतर उत्पन्न होता है जिसे धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसे ई नोट से डिनोट करते हैं बाबू। अच्छे से तैयार कर लीजिए। एक एक थ्योरी को मैं बेस्ट तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। कैसे इसको डिफाइन करेंगे एक बार अच्छे से समझिए। मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है कि किसी धातु की छड़ को 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 मोलर धातु आयन, क्या है आयन, यानी कि धन आयन हो या ऋण आयन, ठीक, आयन सांद्रता के विलयन में डुबोने पर धातु और विलयन के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होता है जिसे हम धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसे इनोड से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे समझिए इसके बारे में संबंध, इसको स्थापित करने के लिए भी बोलेगा पेपर में कि इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव में संबंध बताइए क्या होता है, दोनों के बीच रिलेशन क्या होता है, इसको आप समझाइए। कैसे समझाएंगे बाबू, देखिए सबसे पहले एन धन आयन, ठीक है, प्लस एन ई ऋण आयन, अगर रिएक्शन होता है तो ये क्या बनता है, मेटल बनता है, धातु बनता है। तो ये धन आयन जो है एन प्लस प्लस एन ई इलेक्ट्रॉन जो है, दोनों को अगर आपस में जोड़ेंगे रिएक्शन अप्लाई के बाद ये मेटल बन के तैयार होता है। इसी तरीके से ये संबंध होता है, ठीक है। और नर्नस्ट के समीकरण के अनुसार अगर हम देखें तो क्या होता है समझिए। नर्नस्ट ने क्या समीकरण में दिया था बाबू, देखिए ई इक्वल टू ई नोट माइनस होता है 2.303 RT और बटे में NF log 10 इंटू 1/mn प्लस होता है। इस तरीके से ये नर्नस्ट के अनुसार होता है, ठीक है। इसको अच्छे से पढ़ लेना बाबू। क्वेश्चन एकदम रिपीटेड है, बार बार पूछेगा। और अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे स्टूडेंट, अगला प्रश्न जो होने वाला है, प्रबल विद्युत अपघट्य किससे कहते हैं। प्रबल विद्युत अपघट्य किससे कहते हैं, डिफाइन कीजिए। पेपर में पूछेगा कि इसको परिभाषित कीजिए कि प्रबल विद्युत अपघट्य क्या है। देखेंगे कि वे विद्युत अपघट्य जो जलीय विलयन में या अन्य ध्रुवीय विलायकों के साथ बने विलयन में लगभग पूर्णतः का मतलब होता है बाबू पूरी तरह से आयनित हो जाते हैं, जिसे प्रबल विद्युत अपघट्य कहते हैं। एक बार फिर से समझिए कि प्रबल विद्युत अपघट्य क्या है कि वे विद्युत अपघट्य जो जलीय विलयन में
मतलब कहने का मतलब है कि हम लोग ऐसा विद्युत अपघट्य कराएंगे जिसको जलीय विलयन में या अन्य ध्रुवीय विलायकों के साथ बनने विलयन में लगभग पूरी तरह से आयनित हो जाते हैं, जिसे प्रबल विद्युत अपघट्य कहते हैं। समझ में आ गया? अब देखिए जैसे कि कौन कौन से प्रबल विद्युत अपघट्य के एग्जाम्पल देखिए, जैसे लिखेंगे पेपर में NaCl, सोडियम क्लोराइड, KCl, HCl, ये आदि इतना लिख देंगे, आपका हो गया प्रबल विद्युत अपघट्य का एग्जाम्पल। समझ में आ गया प्यारे स्टूडेंट? अगला जो क्वेश्चन होने वाला है, बेस्ट हम क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं, एकदम अच्छे से तैयारी कर लेना। देख रहे हैं ना अगला क्वेश्चन, प्रबल के बाद ही दुर्बल विद्युत अपघट्य, ये भी क्वेश्चन पेपर में आता है। क्या बोलेगा कि दुर्बल विद्युत अपघट्य को परिभाषित करें, ठीक है ना, इस तरीके से पूछेगा। तो लिखेंगे, इसको परिभाषित करेंगे कि वे विद्युत अपघट्य जिनका जलीय विलयन, यानी कि जलीय 2 बार लिख दिए, इसको एक ही बार पढ़ना है, ठीक है, जिसका जलीय विलयन में या अन्य ध्रुवीय विलायकों के साथ बने विलायक में बहुत कम आयनन होता है। बहुत क्या होता है? बहुत कम आयनन होता है। इसके बाद अत्यधिक तनुता पर भी पूर्णतः आयनन नहीं होता है, जिससे हम दुर्बल विद्युत अपघट्य कहते हैं। समझ में आ गया ना? इसी तरीके से इसी फॉर्मेट में पेपर में छाप देना है, अच्छे से लिखना है बाबू। इसके बाद थोड़ा देख लेंगे दुर्बल विद्युत अपघट्य की एग्जाम्पल, जैसे कि देखिए CH3, क्या है बाबू? CH3COOH, ये आपके दुर्बल विद्युत अपघट्य के मेटल है। इसके बाद NH4OH, ये भी दुर्बल विद्युत अपघट्य के हैं, ठीक है ना। इसके बाद H2CO3 को अच्छे से रिपीट कर लेना। इसके बाद लिखेंगे H3BO3 आदि, ठीक है ना। ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये दुर्बल विद्युत अपघट्य के अंतर्गत ये आते हैं, इसको बढ़िया से पढ़ लेना। इसके बाद अगला है मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस, ठीक है। लिखेगा कि निम्नलिखित अभिक्रिया वाले सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। विद्युत वाहक बल कहता है, इसका मतलब कि बाबू EMF, क्या बोलता है? EMF ज्ञात करने के लिए बोलेगा। क्या बोलेगा प्यारे स्टूडेंट? EMF ज्ञात करना है इसमें। जैसे कि यहाँ पे दिया है अभिक्रिया, ध्यान से समझना इसको। Zn जो कि सॉलिड स्टेट में ठोस अवस्था में है, ठीक है ना, Zn, और प्लस इसके साथ 2Ag है, जो कि यहाँ पे प्लस AQ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये Ag प्लस मतलब धन आयन के रूप में है और AQ फॉर्म में है, ठीक है ना। तो ये दोनों को Zn और प्लस 2Ag को दोनों को एक साथ जोड़ करके और रिएक्शन जब कराया जाता है, इसके बाद रिएक्शन के बाद क्या प्राप्त होता है? तो Zn प्लस 2 धन आयन और AQ फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में बाबू? AQ फॉर्म में, प्लस 2Ag ये सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। तो ये वाला है आपका अभिक्रिया, और इसी अभिक्रिया से हमें EMF ज्ञात करना है ना। चलिए कैसे निकालना है? सबसे पहले तो फॉर्मूले याद होने चाहिए। E नोट Zn प्लस 2 धन आयन बटा में होता है Zn, ये इसके बराबर होता है कितना के? तो माइनस 0.76 वोल्ट के, ये क्या होता है? बराबर होता है। इतना बराबर ये होता है, आपको पहले से ऑलरेडी याद करके रखना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद E नोट Ag प्लस धन आयन है, अब बटे में Ag है, ये कितने के बराबर होगा बाबू इसका मान? तो ये प्लस में होता है और 0.80 वोल्ट के बराबर होता है। तो ये दोनों को अच्छे से आप पढ़ के रखेंगे, तभी तो बोर्ड एग्जाम में आपको न्यूमेरिकल आए तो करेंगे। ये दोनों अच्छे से तैयारी करके रखना। अब चलिए यहाँ से EMF निकालेंगे। सबसे पहले E नोट जो है सेल है, सेल बराबर क्या करेंगे? E कैथोड हो जाएगा और माइनस E एनोड हो जाएगा। अब यहाँ से बस E कैथोड वाला मान रख लेंगे और माइनस बीच में सूत्र के हिसाब से, और E एनोड वाला मान रख लेंगे। चलिए क्या करना है, बस इलेक्ट्रॉन E नोट बराबर लिखेंगे, E कैथोड जो है ये माइनस में है, माइनस में मान जो यहाँ पे पहले दिया है ना कि माइनस 0.76, तो यहाँ पे रख लेंगे माइनस 0.76, बीच में माइनस है तो यहाँ पे माइनस कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये वाला जो है E एनोड वाला, इसका मान प्लस में है तो प्लस में 0.80 रख लेंगे। अब इसको कोष्टक में रखेंगे बाबू, क्योंकि ये प्लस है और यहाँ पे माइनस है। माइनस में जब प्लस से गुणा होगा तो चिन्ह बदल जाएगा और सीधे सीधे क्या होगा? चिन्ह बदलेगा। तो यहाँ पे जो है अधिक है और यहाँ पे कम है, तो ये प्लस यहाँ पे माइनस गुणा, तो माइनस में माइनस क्या हो जाता है? दोनों जुड़ जाता है, तो -76 और -80, ये दोनों जुड़ कर कितना हो जाएगा? यहाँ पे माइनस में, यहाँ पे देखिए E नोट बराबर 1.56 वोल्ट के इक्वल हो जाएगा। इस तरीके से आपको कर लेना है, ध्यान में रखिएगा। इसी तरीके से आएगा क्वेश्चन, एकदम धुआं उठा देना है।
अगला क्वेश्चन देखिए ना प्यारे स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किए कर देना बाबू, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि फैराडे का विद्युत अपघट्य का प्रथम नियम क्या है। पेपर में इसी तरीके से पूछेगा कि फैराडे का विद्युत अपघट्य का प्रथम नियम को परिभाषित करें, क्या होता है, अच्छे से समझ लीजिए। ये केमिस्ट्री में एकदम वायरल क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ, अच्छे से पढ़ के जाना है आपको। लिखेंगे इस नियमानुसार विद्युत अपघट्य की प्रक्रिया में किसी इलेक्ट्रोड विशेष पर मुक्त पदार्थ का द्रव्यमान विलयन में प्रवाहित की गई विद्युत की मात्रा के समानुपाती होता है, जिसे हम फैराडे का विद्युत अपघट्य का प्रथम नियम कहते हैं। समझ में आ गया ना? इसी तरीके से इसी फॉर्मेट में अच्छे से पढ़ लेना है बाबू, आगे अच्छे से समझ में। इसके बाद अब यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं न्यूमेरिकल टाइप है। क्या है प्यारे स्टूडेंट? न्यूमेरिकल है, अच्छे से इसको पढ़ लेना, एकदम वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, अच्छे से पढ़ के जाना इसको क्या है और न्यूमेरिकल को कैसे लगाना है पेपर में, ये तरीका समझ लीजिए। जिसे दिया है CuSO4, ये दिया है यहाँ पे कि CuSO4 एक बिलियन में यानी बिलियन को कितने से 2.0 एम्पियर की धारा से 450 है बाबू, 450 सेकंड तक विद्युत अपघट्य किया गया है। क्या किया गया है? विद्युत अपघट्य कराया गया है। और कैथोड पर किया गया निक्षेपित कॉपर के द्रव्यमान, किया गया कि मतलब कि निक्षेपित कॉपर के द्रव्यमान की गणना करना है, यानी m की वैल्यू निकालना है। इसमें सबसे पहले इसमें क्या क्या चीज दिया है पहले लिखना होगा, ऐसे ही पेपर में आपको छापना है, ठीक है ना। इसी तरीके से सबसे पहले Cu जो है कॉपर का यहाँ पे दिया है द्रव्यमान 63 दिया है। सबसे पहले क्या करेंगे बाबू, कैथोड पर अभिक्रिया कराएंगे कि कैसे होगा CuSO4 के साथ। तो देखिए Cu देखिए 2 धन आयन है प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन है। ये रिएक्शन के बाद क्या प्राप्त हुआ? कॉपर। यहाँ पे देखिए Cu जिसका यहाँ पे मान द्रव्यमान दिया है 63, इसको अब मान को रखेंगे। सबसे पहले क्या दिया है बाबू कि 2.0 एम्पियर जो धारा है, आई को लिख लीजिए कि आई बराबर 2.0 एम्पियर दिया है सर, इसको लिख लिया, ठीक। इसके बाद 450 सेकंड जो है समय दिया है, इसलिए टी से डिनोट कर लीजिए समय को 450 सेकंड, ओके। इसके बाद फैराडे का नियतांक जो होता है, हम लोग जानते हैं सभी बच्चे कि इस न्यूमेरिकल को करने के लिए फैराडे का जो नियतांक F बराबर होता है उस मान को लिखना ही पड़ेगा। तो F बराबर क्या होता है? 96,500 कूलाम। सभी बच्चे ये तैयार करके जाना कि फैराडे का जो नियतांक F इक्वल होता है 96,500 कूलाम होता है, ये क्योंकि आंकिक वैल्यू जो है ना पेपर में लिखना ही पड़ेगा। अब सबसे पहले आपको द्रव्यमान निकालने से पहले क्या निकालेंगे बाबू? लिखेंगे इसलिए Q जो है आवेश है, I जो है धारा है, T जो है समय है, तो Q बराबर I इंटू टी। यहाँ से सब कुछ जो मान दिया है पहले लिख लीजिए। I का मान 2 दिया है तो 2 लिख लीजिए, यानी 2.0 का मतलब 2 ही होगा, गुणे अब T जो है 450, दोनों को आपस में जब मल्टीप्लाई करेंगे सर तो कितना आ जाएगा? 900 कूलाम आ गया। आवेश कितना आ गया निकल के? 900 कूलाम आ गया। समझ में आ रहा है ना बाबू? एक एक चीज हम डेपली समझाएंगे। अब हमें निकालना है भार। चलिए सबसे पहले लिखेंगे कॉपर का तुल्यांकी भार। यहाँ पे कॉपर का तुल्यांकी भार जो होगा कितना हो जाएगा? लिखेंगे E बराबर, क्या लिखेंगे प्यारे स्टूडेंट? E बराबर 63/2, क्योंकि हम लोग जानते हैं कॉपर का भार जो है द्रव्यमान कितना दिया है? 63 दिया है, इसलिए यहाँ पे फार्मूले के अकॉर्डिंग 63/2 कर लेंगे, ठीक है ना। तो दोनों 63 में 2 से जब भाग करेंगे 31 यहाँ पे ग्राम इंटू कहेंगे तुल्यांकी इनवर्स, इस तरीके से भी कह सकते हैं, या 31.5 ग्राम प्रति तुल्यांक कह सकते हैं। समझ में आ गया? ये हमारा आ गया कॉपर का तुल्यांकी भार E बराबर। अब यहाँ से कॉपर का द्रव्यमान निकालेंगे। क्या निकालेंगे प्यारे स्टूडेंट? कॉपर का द्रव्यमान M इक्वल टू होता है सूत्र E गुणे Q/F। E जो है अभी हम लोग निकाला है ना, ये 31.5, Q जो है हम लोगों ने 900 कूलाम निकाला है ना, हाँ सर, बटे में F जो है आपका मतलब कि फैराडे का नियतांक का मान जो दिया था इसमें 96,500, इसको मान को रख लेना है। अब बस मान को रख के कैलकुलेशन कर लेना। देखिएगा यहाँ पे 31.5 E का मान हो गया, गुणे Q जो आवेश से 900 आया था ना बाबू, 900, अब बटे में जो है F नियतांक 96,500।
अब कैलकुलेशन कैसे करेंगे, देखिए ऊपर भी 2 जीरो कटा देंगे, नीचे भी बच गया कितना 31.5 गुणे 9, नीचे बचा है 965। जब इसको पूरा गुणा करके इतना से भाग करेंगे तो इतना आएगा। आप भी कॉपी पेन निकाल के कैलकुलेशन करेंगे ना तो 0. यहाँ पे 293 ग्राम आ जाएगा। यही कॉपर का द्रव्यमान कहलाएगा। समझ में आ गया प्यारे स्टूडेंट? न्यूमेरिकल को इसी तरीके से आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। अगला जो क्वेश्चन होने वाला है एकदम धुआं धुआं उठा देंगे एकदम। कितने 7 मार्च को, 7 मार्च को एक एक सब्जेक्ट आपके लिए कीमती है प्यारे स्टूडेंट। तो इस चैनल पे जुड़े रहिएगा। आप लोगों को पीडीएफ भी हम फ्री में देंगे और वीडियो में बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे बाबू। तो चैनल पे जुड़ जाइए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लेना, ओके सब। चलिए कोलराउज का नियम को परिभाषित करें। पेपर में पूछेगा कि कोलराउज को नियम को परिभाषित करें तथा उदाहरण सहित इसको लिखिए, ठीक है ना। सबसे पहले क्या करेंगे बाबू, लिखेंगे कि इस नियमानुसार, किसके नियमानुसार, तो कोलराउज के नियम के अनुसार हम लिख रहे हैं सर परिभाषा। तो लिखेंगे इस नियमानुसार किसी विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर चालकता इसके धनायनों तथा ऋण आयनों की मोलर चालकताओं के योग के क्या होता है, बराबर होती है। समझ में आ गया, जिसे हम कोलराउज का नियम कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं बाबू, कोलराउज का नियम कहते हैं। अब उदाहरण देख लीजिए कोलराउज का नियम को कैसे डिफाइन करेंगे, एग्जांपल के थ्रू रिएक्शन समझिए। देखिए यहाँ पे लेमडा जो है, यहाँ से MHCl2 इन्फिनिटी इतना है ना, कैसे बोलेंगे, लेमडा MHCl जो है इन्फिनिटिव के बराबर है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे लेमडा H प्लस इन्फिनिटिव प्लस लेमडा Cl, यहाँ पे ऋण आयन होगा और इन्फिनिटिव, ये इतने के बराबर होता है। समझ में आ गया, जिसे हम कोलराउज का नियम कहते हैं। ये रिएक्शन के द्वारा भी समझ लीजिए, इसको अच्छे से समझ के तैयारी करके रखना, ओके। आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना प्यारे स्टूडेंट। अगला जो है यहाँ पे प्रश्न क्या बोला गया है कि वैद्युत रासायनिक श्रेणी किससे कहते हैं। वैद्युत रासायनिक श्रेणी को डिफाइन कीजिए सर, ऐसे ही पेपर में पूछेगा बाबू। तो कैसे इसको डिफाइन करेंगे, परिभाषा कैसे लिखेंगे, लिखेंगे कि विद्युत धन आयन विभिन्न धातुओं तथा अधातुओं के मानक इलेक्ट्रोड विभव को बढ़ते हुए क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है, जो श्रेणी क्या होती है बाबू, प्राप्त हो जाए, उसे ही वैद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। एक बार फिर से समझने की कोशिश करें कि देखिए वैद्युत रासायनिक श्रेणी किससे कहते हैं कि धातुओं तथा अधातुओं के मानक इलेक्ट्रोड विभव के को बढ़ते हुए क्रम में, किस क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त हो जाए उसे ही वैद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। समझ में आ गया, इसी तरीके से करना था। अब देखिए यहाँ पे पूछेगा फिर कि वैद्युत रासायनिक श्रेणी के लक्षण भी बता दीजिए। तो आपको लिखना पड़ेगा कि वैद्युत रासायनिक श्रेणी का लक्षण क्या होता है। 1 नंबर लिखिएगा इस तरीके से, ठीक है ना, कि श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर तत्वों की अपचयन क्षमता घटती है। ऊपर से जब नीचे की ओर आएंगे तो अपचयन की जो क्षमता होगी धीरे धीरे घटती है, जबकि नीचे से ऊपर जाते हैं तो अपचयन की क्षमता क्या होती है बाबू, ये बढ़ती है धीरे धीरे। तो यही इसका रासायनिक श्रेणी का लक्षण होता है। समझ में आ गया ना। पेपर में पूछेगा कि वैद्युत रासायनिक श्रेणी किससे कहते हैं और वैद्युत रासायनिक श्रेणी के लक्षण को भी परिभाषित करें तथा लिखें। समझ में आ गया ना, परिभाषा लिख दीजिएगा। इसका जो भी लक्षण है मैंने बता ही दिया कि जब ऊपर से नीचे आएंगे तो अपचयन की क्षमता घटेगी और नीचे से जब ऊपर की तरफ जाएंगे तो अपचयन की क्षमता बढ़ेगी। अच्छे से तैयार कर लेना। अगला क्वेश्चन देखिए, देख लीजिए प्यारे स्टूडेंट। अगला जो स्टूडेंट है ये बहुविकल्पी क्वेश्चन, ज्यादा नहीं 5-6 क्वेश्चन बताऊंगा बहुविकल्पी। इसको रट्टा मार लेना, रट्टा मार लेना। बेसिक चीजें भी इसको अच्छे से पढ़ के जाएंगे ना, मतलब ज्यादा तरीके से मैं बता देता हूं कि कैसे पढ़ना है इसको। देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन इसमें कि शुद्ध जल की मोलरता है। पेपर में देख लीजिए 2023 में, 22 में, 17 में, 16 में, 14 में इतने बार रिपीट किया है, इतने बार आया है ना। तो इसको कैसे तैयार करना है, देखिए जल की शुद्ध जल की मोलरता पूछा है। इसको बेसिक तरीके से आपको कैसे मतलब तैयार किए हैं और लास्ट में क्या आंसर आता है आपको वो चीजें रट्टा मार लेना है, ठीक है। आपको समझा देता हूं। शुद्ध जल की मोलरता क्या होती है, 55.56 होती है।
5.556 होती है या 0.18 होती है या 0.018 होती है? आप बताइए, जब बेसिक तरीके से इसको सॉल्व किए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग से, तो क्या आता है शुद्ध जल का मोलरता? आप सभी को जानकारी होना चाहिए कि पेपर में दे तो आपको वहां पे तो केवल विकल्प सत्य करना है ना। इसका सही विकल्प होगा ए नंबर। जब सॉल्व करेंगे बेसिक तरीके से फॉर्मूले पे रख के, तो क्या आता है आंसर इसका शुद्ध जल का मोलरता? तो 55.56 आता है बाबू। सभी को जानकारी है ना। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा और बताने की कोशिश करना आप भी, क्योंकि 6 बहुविकल्पी में कितना कर पाते हैं, समझ में आ रहा है ना। दूसरे नंबर देखिए, स्प्रिट के नमूने में, स्प्रिट के नमूने में, नमूने का मतलब होता है मॉडल, ठीक है ना। स्प्रिट के नमूने में एथेनॉल जो है 90% W/W है। क्या है? 90% W/W है। एथेनॉल का मोल प्रभाज क्या होगा? ये 2022 के पेपर में छाप दिया था। और मैं भी पूछ रहा हूं ना कि आप बताइए कि इसका एथेनॉल का मोल प्रभाज क्या होगा, जबकि इस नमूने का एथेनॉल जो है 90% W/W में दे रखा है और पूछा है कि मोल प्रभाज क्या होगा इसका। आप इसको सॉल्यूशन करेंगे, इसका मोल प्रभाज क्या आता है आप लोग भी कमेंट में छाप देना। जितने भी प्यारे स्टूडेंट बोल रहे हैं ना कि सर इसका 0.779 आता है सर, हम सॉल्व किए हैं, तो उन सभी प्यारे स्टूडेंट का सत्य है। क्या होगा? 0.779। समझ में आ गया। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखना प्यारे स्टूडेंट, 3rd नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अणुसंख्य गुणधर्म है जो कि 2022 में 18वें 15वें पेपर में पूछा गया था? समझ में आ रहा है ना कि पूछा कि जो निम्नलिखित जो नीचे 4 विकल्प दिया है इसमें अणुसंख्य गुणधर्म वाले कौन से हैं? तो श्यानता है या प्रासरण दाब है या प्रकाशित घूर्णन है या पृष्ठ तनाव। चारों विकल्प में से कौन सा सत्य है जो अणुसंख्य गुणधर्म में आता है? तो प्रासरण दाब है। कौन सा है सर? प्रासरण दाब है। सभी को मालूम है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे स्टूडेंट, आप लोग एक एक क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ के जाना है, ठीक है ना। 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से न्यूनतम हिमांक वाला विलयन कौन सा है? चलिए इसका मतलब इस तरीके से कभी भी क्वेश्चन पूछे ना कि निम्न में से, तो निम्न का मतलब कि चारों विकल्प को पढ़ने का आपको आदेश मिल गया। निम्न की बात करें तो चारों विकल्प पढ़ेंगे नहीं तब तक आंसर नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब निम्न में से न्यूनतम हिमांक वाला विलयन, न्यूनतम मतलब कम से कम हिमांक वाला विलयन कौन सा है? तो यहाँ पे ये 2022 में 20 में पेपर में पूछा गया था, 20 में आ गया, 22 में आ गया, 23 में नहीं है, इसका मतलब 24 में आने वाला है। इसको एकदम धुआं धुआं कर देना, ठीक है। तो पोटेशियम सल्फेट होगा, सोडियम क्लोराइड होगा, ग्लूकोज होगा, यूरिया होगा। चारों विकल्प में से कौन सा सही है आप छाप दीजिएगा। तो न्यूनतम की बात करें तो पोटेशियम सल्फेट जो है इस चारों में से वही है जो विलयन का मतलब कि क्या है, न्यूनतम हिमांक वाला है। आगे बढ़ते हैं 5 नंबर विकल्प पे, इसके बाद एक और लास्ट रहेगा 6 नंबर। चलिए इस क्वेश्चन को आप भी तगड़ा तरीके से बताइएगा कि 180 ग्राम जल है। क्या है बाबू? 180 ग्राम जल में और जल के कितने मोल होते हैं हमको बताइएगा। ये पेपर 2023 में और 20 में आया था। इसका चांस थोड़ा कम है लेकिन हमको लग रहा है कि पूछ भी देगा कि 180 ग्राम अगर जल ले लेते हैं, उस जल में जो है 180 ग्राम में मोल की संख्या बताइए कितना होगा। 1 मोल होगा या 18 मोल होगा या 10 मोल होगा या 100 मोल होगा। चलिए छाप देना अपना अपना आंसर। तो हम बता देते हैं कि 10 आएगा, कैलकुलेशन करिएगा कितना आएगा बाबू, 10। और लास्ट वाला जो ये विकल्प देख रहे हैं इसको एकदम अच्छे से पढ़ के जाइएगा। क्या है 6 नंबर कि Na2CO3, Na2CO3 के अगर 0.2 मिली एम बिलियन के 500 मिली के लिए आवश्यक मात्रा कितनी होगी ये बताना है। ये 2022 के पेपर में पूछा गया था। तो 1.53 ग्राम होगा या 3.06 ग्राम होगा या 5.3 ग्राम होगा या 10.6 ग्राम, कितना होगा आप भी कमेंट में बता देना। ये जो है आपका रिएक्शन Na2CO3 के अगर 0.2 एम बिलियन के 500 मिली के लिए आवश्यक मात्रा की पूछा जाए, हल करेंगे तो 10.6 ग्राम आता है। समझ में आ गया ना। आज की वीडियो जो मैंने बताया एकदम बहुत ही बेस्ट क्वेश्चंस बताए थे। एक भी ऐसे क्वेश्चन नहीं है जो पेपर में नहीं पूछा गया है और इस बार आने का काफी चांस है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि इसको पीडीएफ के थ्रू भी तैयारी कर लेना। इसका पीडीएफ मैं डीके सर क्लासेस जो टेलीग्राम है वहां पे सेंड कर दूंगा। और जो भी बच्चे व्हाट्सएप में नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूं। धुआं उठा देना है कितने तारीख को, 7 मार्च को। इस वीडियो को लाइक कर देना बाबू, शेयर कर देना, सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।